सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय साथियों, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक हिंदी विषय की क्षितिज भाग 2। इसके पाठ संख्या 5 नागार्जुन, यह दंतुरित, मुस्कान और फसल। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन यानी इस पाठ के जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तरों का अध्यापन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो प्रिय साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं बगैर समय को खराब करते हुए। देखते हैं सबसे पहले यह दंतुरित मुस्कान, इसके तहत है 1 नंबर प्रश्न, बच्चों की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रश्न का आंसर हम देखते हैं। बच्चों की दंतुरित मुस्कान देखकर कवि खुश हो जाता है, उसके उदास मन में जान सी आ जाती है। कवि को महसूस होता है कि बच्चे की मुस्कान इतनी प्यारी है कि उससे कठोर से कठोर मन भी पिघल सकता है। कवि का बच्चे की माँ के प्रति भी सम्मान का भाव है, क्योंकि वह माँ के जरिए ही बच्चे से मिला है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न 2 नंबर, बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्तियों की मुस्कान में क्या अंतर है। तो इस प्रश्न का आंसर है, बच्चे की मुस्कान में स्वार्थ नहीं होता है, उसकी मुस्कान भोली, निश्चल और स्वाभाविक होती हैं। इसके विपरीत बड़ों की जो मुस्कान में छल और अस्वाभाविकता होती है। बड़े व्यक्ति की मुस्कान में स्वार्थ छिपा रहता है, वह सब तभी मुस्कुराते हैं जब उन्हें सामने वाले से काम निकालना होता है। स्वार्थ पूरा होते ही उनकी मुस्कान भी गायब हो जाती है। नेक्स्ट है आगे 3 नंबर प्रश्न, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो इसका उत्तर है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। 1 नंबर पॉइंट है, बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है, यूं लगता है मानो झोंपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हो। 3rd नंबर पॉइंट है, मुस्कुराते शीर्ष का स्पर्श पाकर, शिशु का स्पर्श पाकर पत्थर हृदय व्यक्ति भी द्रवित हो जाता है। और 4 नंबर है, यूं लगता है मानो बबूल और बांस से शेफालिका के फूल झड़ने लगे। इस प्रकार बच्चे की जो मुस्कुराहट के ये 4 पॉइंट बताए गए हैं। नेक्स्ट है आगे, भाव स्पष्ट कीजिए। इसके तहत है, क छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। तो इस भाव का जो आंसर हमको लिखना है, यह भाव है कि दांत निकलते हुए शिशु की निश्चल मधुर मुस्कान देखकर कवि का मन प्रसन्न हो उठता है। उसे ऐसा लगता है मानो उसकी झोंपड़ी में कमल खिल उठे। आशय यह है कि उस नन्हे से बच्चे को देखकर कवि का मन उल्लास से भर जाता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े, शेफालिका के फूल बांस था कि बबूल। इस जो पंक्ति का भावार्थ यहाँ है कि नन्हे से बच्चे के स्पर्श से रोमांच भरा उल्लास समाया रहता है। उसे स्पर्श करते ही ऐसा लगता है मानो बांस और बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल झरने लगे हों। आशय यह है कि शिशु की मधुर मुस्कान को देखकर नीरस और टूट हृदय भी सरस प्रेम का संचार होने लगता है। आगे है रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं, मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं, इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि मुस्कान और क्रोध एक दूसरे के विपरीत भिन्न भिन्न भाव हैं। मुस्कान मन की आंतरिक प्रसन्नता को प्रकट करने वाला भाव है, इसमें स्वयं ही नहीं सामने वाला भी प्रसन्न हो उठता है। जबकि क्रोध मन की उग्रता, चिड़चिड़ापन और अप्रसन्नता को व्यक्त करने वाला भाव है। इसको प्रकट करने से सामने वाला व्यक्ति झल्ला उठता है और क्रोध करने लगता है। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 6, दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, कविता के आधार पर शिशु 9 माह से 1 वर्ष का रहा होगा। यही वो समय होता है जब उसके दांत निकलते हैं। बच्चा इसी उम्र में पहचानने और न पहचानने का आभास करता है। इसी उम्र में बालक अपरिचित के पास जाने से मना कर देता है। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 7, बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखी। तो इस 7 नंबर प्रश्न का उत्तर हम लिख रहे हैं, जैसे कवि की मुलाकात बच्चे से उसकी झोंपड़ी में बनी होती अपनी झोंपड़ी में होती हैं। बच्चा भी 8-9 माह का रहा होगा। उसकी मुस्कुराहट देखकर कवि खुश हो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी झोंपड़ी में कमल खिल उठे हैं। कवि के मन में भी उत्साह का संचार हो जाता है। बालक भी उसे अपरिचित समझकर निहारता रहता है। कवि बालक की माँ के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है
क्योंकि उन्हीं की वजह से वह बालक के सौंदर्य से परिचित हो पाया है। जब बालक और कवि की नज़रें मिलती हैं उस समय बालक की छवि अधिक प्यारी लगती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आगे है फसल। इसके तहत 1 नंबर प्रश्न है, कवि के अनुसार फसल क्या है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको लिखना है। कवि के अनुसार फसल मिट्टी, जल, हवा और मानव श्रवण का मिला जुला रूप है। फसल में अलग अलग तरह के गुण धर्म, सूरज की किरणों का रूपांतरण, हवा सभी तरह की नदियों के पानी का जादू मिला हुआ है। फसल में किसान मजदूरों का श्रम भी मिला हुआ है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है, वे आवश्यक तत्व कौन से हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि अलग अलग तरह की मिट्टी, नदियों का पानी, हवा, सूर्य की किरणें, मजदूरों का श्रम, ये प्रमुख आवश्यक तत्व हैं। नेक्स्ट है प्रिय बच्चों, आगे 3 नंबर प्रश्न है, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। तो इस 3 नंबर प्रश्न का उत्तर है कि फसलों को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि व्यक्त करना चाहता है कि फसल को उगाने में मानव श्रम का काफ़ी योगदान होता है। किसानों का प्यार भरा स्पर्श पाकर फसल फलती फूलती हैं। फसल किसानों की मेहनत की गरिमा और महिमा है, इसी से फसल बढ़ती है। फसल को उगाने में पृथ्वी, सूर्य, हवा, पानी का योगदान रहता है, पर किसान और मजदूरों के श्रम के बिना यह संभव नहीं है। इसलिए कभी फसल का श्रेय किसानों मजदूरों को देता है। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 4, भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर पंक्ति दे रखी है कि रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो इसका जो भावार्थ आपको लिखना है, तो यहाँ पर हम इसका भावार्थ लिखते हैं। इन पंक्तियों का भाव यह है कि फसल को सूरज की किरणों का रूप बताया गया है। जब पौधों पर सूर्य की किरण पड़ती हैं तो पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तभी फसल भी बढ़ती हैं और विकसित होती हैं। इसलिए ऐसा लगता है जैसे प्रकाश की किरणें फसल का रूप ले लेती हैं। फसल के विकास में हवा का भी योगदान होता है। जब हवा पौधे को छूकर निकलती है तब पौधे सांस लेते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है जैसे फसल हवा के उसी संकुचित रूप को आत्मसात कर लेती हैं और फसल लहलाने लगती हैं। नेक्स्ट है रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा। तो इसका क है, मिट्टी के गुण धर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे। तो इसका क का आंसर हम देखते हैं कि मिट्टी के गुण धर्म का अर्थ होता है मिट्टी में शामिल खनिज पदार्थ, पोषक तत्व जिनके कारण मिट्टी उपजाऊ बनती हैं और फसल उगने में सक्षम होती हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है जो वर्तमान जीवन शैली के गुण धर्म को किस किस तरह प्रभावित करती हैं, यानी कि मिट्टी के गुणधर्म को किस प्रकार प्रभावित करती है। इसका उत्तर है ख का कि आज की जीवन शैली के कारण मिट्टी के गुण धर्म का काफ़ी प्रभावित कर रही हैं, जिसकी वजह से मिट्टी प्रदूषण का शिकार होती हैं। ज़्यादा मात्रा में उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी के गुण धर्म में गिरावट आ रही है। नेक्स्ट है प्रिय विद्यार्थियों अगला प्रश्न ग, मिट्टी द्वारा अपना गुण धर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। मिट्टी द्वारा अपना गुण धर्म छोड़ने की स्थिति में उत्पादन संभव नहीं हो पाएगा, पेड़ पौधों का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, खाने के लिए अनाज नहीं होगा, बिना पेड़ पौधों के धरती पर ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न ग, मिट्टी को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका है। तो ग का उत्तर है अधिक से अधिक पेड़ लगाना, पेड़ काटने से खुद को और दूसरों को भी रोकना, कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना और रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल से बचना। नेक्स्ट है आगे पाठ्येतर सक्रियता। इसका जो है प्रश्न देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया द्वारा अपने किसानों की स्थिति के बारे में कुछ सुना देखा पढ़ा होगा। एक सुदृढ़ करती व्यवस्था के लिए आप अपने सुझाव देकर अखबार के संपादक को पत्र लिखिए। तो इसका है संपादक को पत्र लिखना है, सेवा में श्रीयुक्त संपादक महोदय, दैनिक भास्कर जयपुर महोदय। मैं आपके लोकप्रिय प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से यह देश की सुदृढ़ कृषि व्यवस्था के लिए सुझाव देना चाहता हूं, कृपया इसे प्रकाशित कर अनुकृत करें। यह सर्वविदित है कि भारतीय कृषि प्रधान देश है, यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, लेकिन कृषि की अनदेखी के कारण यहाँ के किसान हमेशा उपेक्षित रहे हैं। अपने हाथों के स्पर्श से फसल उगाने वाला है और स्वयं भूखे रह जाता है। पिछले दिनों हजारों किसानों
ने आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर ली। यह हमारी कृषि व्यवस्था पर एक तरह से बड़ा कलंक है। इस स्थिति को रोकने के लिए हमें सरकार को किसानों के हित में योजनाएं बनाकर लागू करनी चाहिए, जिससे वे आर्थिक तंगी से उबर सकें। इसके लिए सबसे पहले किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक तथा पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्हें सस्ती ब्याज दर पर बैंकों से कर्ज मुहैया कराया जाना चाहिए। महाजनों के चुंगल से मुक्त कराया जाना चाहिए। उनकी फसलों का बीमा कराया जाना चाहिए। उन्हें बिचौलियों से मुक्त किया जाना चाहिए ताकि वे अपनी फसलों के उचित दाम प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही कृषि के क्षेत्र में शिक्षित युवकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वे नवीन कृषि यंत्रों एवं नवीन कृषि प्रणाली का प्रयोग उत्साह के साथ कर सकें। तो इस प्रकार भवदी आपको यहाँ पर नाम लिखना है और कुमोदवची चोबनेर इस प्रकार। अगला है जो साथियों, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप पूरा सॉल्यूशन देखने को आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा, इसी वजह से पूरा आप वीडियो को देखें। अगला प्रश्न देखते हैं कि फसलों के उत्पादन में महिलाओं के योगदान को हमारी अर्थव्यवस्था में महत्व क्यों नहीं दिया जाता है, इस बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। तो इस कथन का जो है, यह कथन सत्य है कि हमारी अर्थव्यवस्था में फसलों के उत्पादन में महिलाओं के योगदान को उचित महत्व नहीं दिया जाता, जबकि किसान की पत्नी का कृषि कार्यों में विशेष योगदान होता है। वे अपने पतियों के साथ मिलकर खेतों पर कार्य करती हैं, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करती हैं, फसलें काटती और ढोती हैं, खेतों में पानी देती हैं, खेतों पर रोटी पहुंचाती हैं, फसलों के पक्षियों की रक्षा करती हैं। लेकिन फसल उगने और तैयार कराने में इनका बड़ा सहयोग होता है, पर भी उनके कार्यों को उनके पक्ष में नहीं गिना जाता। इसी कारण उनके महत्व नहीं दिया जाता। एक दृष्टि से ये उचित नहीं है। हमें उनके सहयोगी भाव को स्वीकारना चाहिए तथा उनके योगदान की चर्चा की जानी चाहिए। उनके पतियों के समान ही उनके श्रम को भी महत्व दिया जाना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में कक्षा 10 की जो हिंदी विषय के क्षितिज भाग 2 पाठ्य पुस्तक है, इसका चैप्टर 5 नागार्जुन, यह दंतोरित, मुस्कान और फसल, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किए हैं। तो प्लीज़ साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा आपको मेरे चैनल पर कक्षा 10 की हिंदी विषय के संपूर्ण वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहाँ से आप उनका अध्यापन भी एक साथ कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद।